संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का चैप्टर 1 का पार्ट 3 कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञायते अनया इति संज्ञा। संज्ञा कहते हैं नाम को, जिसके द्वारा पहचाना जाता है। किसी भी इंसान को उसके नाम से पहचाना जाता है। तो व्याकरण में हमें संज्ञा, संज्ञक, संज्ञी ये शब्द जगह जगह पर मिलते हैं। तो ये शब्द हैं क्या? देखिए, जैसे आप में से किसी का नाम है अंशुल, ठीक है? तो जो अंशुल वर्ड है ना, ये होता है संज्ञा। और जिस पर्सन का नाम है अंशुल, वो पर्सन कहलाएगा संज्ञक या फिर संज्ञी। अर्थात आप अंशुल संज्ञक या अंशुल संज्ञी हैं। कहने का मतलब क्या है कि नाउन क्या होते हैं? नेम। जैसे आप पढ़ते हो ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, पाणिनि की लैंग्वेज में जो संज्ञा है वो क्या है? नाम। और संज्ञा सूत्र हैं इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो संज्ञा सूत्र कौन से होंगे? जो संज्ञाओं का विधान करेंगे। तो इस सूत्र किसको कहते हैं? इन शॉर्ट में, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम जो सूत्र करने जा रहे हैं वो है तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य में तुल धातु होती है, जिसका अर्थ होता है तोलना। जैसे तराजू से चीज़ें तोली जाती हैं ना, इक्वल की जाती हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमें इन वर्ड्स को अभी तोड़ कर देखते हैं। तो इसमें शब्द है तुल्य। तुल्य का मतलब है समान, इक्वल। दूसरा वर्ड है आस्य, जिसका अर्थ होता है उच्चारण, प्रोनंसिएशन का जो प्लेस है, उच्चारण स्थान। और उसके बाद है प्रयत्न। प्रयत्न होता है एफर्ट, कोशिश। तो ये जो आम जो व्यवहार में कोशिश होती है, ये कोशिश अलग है, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कोशिश अलग है। वो क्या कोशिश है? जब हम किसी लेटर का प्रोनंसिएशन करते हैं, किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करने से पहले जो एफर्ट किया जाता है और एक उच्चारण के बाद एफर्ट होता है। जैसे आप बोलते हैं क, ख, तो क बोलने से पहले भी मुख में जो इंटरनल, हमारे माउथ के अंदर इंटरनल पार्ट्स में एक एफर्ट चल रहा होता है। क, ख, ग। प्रोनंसिएशन, जब उस वर्ड, उस लेटर को हम सुनते हैं, तो सुनने से पहले जो स्पीकर जो लेटर बोल रहा होता है, तो उसके मुख के अंदर वो एफर्ट चल रहा होता है। तो मुख के इंटरनल पार्ट से टकराकर जहाँ जहाँ एफर्ट चल रहा होता है, जैसे हम तो प, तो दोनों लिप्स की आपस में टकराते हैं। प, दोनों लिप्स आपस में टकराए, उसके बाद साउंड हुई प, फ, ब, भ। तो ये होता है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न 2 टाइप्स के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर कहते हैं इंटरनल, जो कि अभी हमने प के उच्चारण में सीखा। तो तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण होता है सेम वर्ण की, जैसे होता है ना सेम कास्ट के हैं, है ना? तो ऐसे यह कास्टिज्म नहीं है, यह वर्णिज्म है। सेम फैमिली के जो वर्ण हैं, सेम कैसे है कि
ये लेटर सेम हैं, इक्वल हैं, सवर्ण हैं। तो सवर्ण हम किसको कहेंगे? जिनका उच्चारण स्थान समान हो और जिनका आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो। उच्चारण स्थान कौन से हैं? तालु आदि स्थान जो होते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न जो इंटरनल एफर्ट अभी हमने आपको बताया, ये दोनों जिस वर्ण के तुल्य हों, तुल्य मतलब समान हो, समान मतलब इक्वल हो, तो उनको हम सवर्ण कहते हैं। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए कि सवर्ण विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, तब आप क्या लिखेंगे? तुल्य आसे प्रयत्नम सवर्णम। ये जो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसको एक्सप्लेन कैसे किया वार्तिककार ने? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, सूत्र लिखा है, उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न च एतद्द्वयम्, एतद्द्वयम् मतलब ये दोनों, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों जिस वर्ण के तुल्य हो वह परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। रेल रे वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। फिर कहा गया कि री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। रेल रे का जो है उच्चारण स्थान सेम नहीं होता तो भी इनका सवर्ण संज्ञा माननी चाहिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग। अब हम तालु आदि स्थान को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार जब तक हमें ये नहीं पता होगा बच्चों कि उच्चारण स्थान कौन से हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कैसे हैं, तब तक हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तब तक हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि ये सवर्ण संज्ञा के हैं या किसके हैं। हमने ये तो जान लिया कि सवर्ण संज्ञा होती क्या है, कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का एक जैसा है उनको हम कहेंगे सवर्ण। अब उच्चारण स्थान देखते हैं कौन से हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठे और दंतोष्ठे। जब भी हम कोई लेटर संस्कृत का उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना बच्चों, तो वो हमारी इंटरनल पार्ट्स को कहीं ना कहीं टच करता हुआ बाहर आता है। जैसे हम बोलते हैं अ, क, ख, ग, घ, ण। जब हमने इनको बोला तो ये जो कंठ है ना, हमारा गला जो है, इससे कोशिश अधिक होती है। तालु, तालु के लिए कौन सा है? ई, च, छ, ज, झ, य और श। अब तालु किसको कहते हैं? देखिए, जब भी कोई अक्षर निकलेगा तो बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं, गला कहते हैं ना, गले से तो सबसे पहले हुआ, और वर्णमाला में भी क्या हुआ? अ पहले हुआ, व्यंजनों में भी क वर्ग पहले आया, और गला अगर ठीक है तभी तो बोल पाएगा कोई इंसान। तो गले से तो यात्रा शुरू हुई ना। फिर आ गए तालु की बात। अब तालु क्या है ये समझना पड़ेगा। जो हमारी टंग है बच्चों, जो जीभ है हमारी, ठीक है, तो जीभ का जो जीभ हमारी के नीचे भी है पार्ट और जीभ के ऊपर भी है, ठीक है, अपर टीथ और लोअर टीथ। तो जो अपर टीथ हैं उनके पहले हमारे लिप्स हैं। लिप्स जब हमने खोला, सबसे पहले हमारे फेस पर जो दिखते हैं वो दिखते हैं लिप्स, होठ, ओष्ठ। और ओष्ठ के
थोड़ा सा इंटरनल करेंगे तो क्या, ओष्ठ खोलेंगे तो क्या दिखेंगे, दांत, दांत दिखेंगे ना। और फिर दांतों से थोड़ा सा अंदर ऊपर की साइड, अपर टीथ से इंटरनल साइड में जब हम करते हैं टच, वो होता है मूर्धा। और जो फिर और अंदर जाएंगे तो वो होता है तालु। समझ के बच्चों, तालु क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर तालु। और दूसरे आसान शब्दों में देखिए, जब हमें प्यास लग रही होती है तो जो पार्ट सबसे ज़्यादा हमारा सूख गया होता है, ड्राई हो रहा होता है, गला तो सूखता ही है सबका, लेकिन गले सूखने से भी पहले आप बहुत बोलते हो जब, तो जब प्यास की स्टार्टिंग होती है तो वो हमारा तालु ही सबसे पहले सूखता है। कभी भी नोट करना। तो अगर गले से यात्रा शुरू करेंगे, थ्रोट से हम, तो पहले आएगा गला, फिर आएगा तालु, फिर आएगा मूर्धा, फिर आएगा दंत, और फिर आएगा ओष्ठ। ठीक है। और अगर हम लिप से स्टार्ट करते हैं तो ओष्ठ, होठ हो गए दोनों, जैसे पा फा बा, बिना लिप्स को टकराए बोला ही नहीं जाएगा, पा फा बा बोल ही नहीं सकते, आप बोलकर देख लीजिए। पा जब आप बोलते हैं दोनों लिप्स आपस में टकराते हैं। और जब आप बोलते हैं क, क का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो गले पर प्रेशर पड़ता है। और जब आप बोलती हैं ई, तो आप देखिए जब ई जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो जीभ जो अपर टीथ से अंदर की तरफ जो होता है ना, जीभ ऊपर के पार्ट को जो टच करती है, उस पार्ट को हम कहते हैं तालु। ई प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। टच कर रही है वो, ई च छ ज झ य, तो इस पार्ट को हम कहते हैं तालु। अब है मूर्धा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लिप्स हैं, लिप्स के जब खुलते हैं लिप्स तो हमारा दांत नजर आते हैं, अपर टीथ देख लीजिए। अपर टीथ से अंदर की तरफ जब जाते हैं ऊपर की साइड, तो जो हमारा हिस्सा है वो ऊपर वाला, उसको हम कहते हैं मूर्धा। तो जब उसको टच करते हैं तो अक्षर बोले जाते हैं ट ठ ड ढ न। इसमें क्या होता है, जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है, ट ठ ड ढ ड़। तो ये है हमारा मूर्धा, इसमें जीभ पीछे की तरफ मुड़ेगी। तो अपर टीथ की जो नियर पार्ट है वो है मूर्धा, और मूर्धा के नियर पार्ट बनेगा तालु। अगर हम लिप से काउंट करना शुरू करते हैं तो, और अगर हम गले से काउंट करना शुरू करेंगे तो गले से जब भी हम कुछ सोचेंगे तो वो अक्षर निकलेगा ना। तो जैसे एक होता है ना बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, ऐसे ही भगवान ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के अंदर फिट कर रखा है। तो जैसे अलग अलग बटन दबाने से, अलग अलग तारों को बजाने से, अलग अलग पर्दों को बजाने से, और बांसुरी के जैसे अलग अलग छिद्रों से जब एयर पास होती है तो अलग अलग स्वर निकलते हैं। ऐसे ही जो हमारी जो बॉडी है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भगवान ने जो फिट कर रखा है, तो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, उसमें एयर जहाँ जहाँ से निकलती है, जहाँ जहाँ से टच करती है, तो उसके अकॉर्डिंग अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। अब है दंत। दंत कहते हैं टीथ को। तो ये जो अक्षर लिखे गए जैसे री, त, थ, द, ध, न, ला, स, जब इन अक्षरों को आप उच्चारित करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे इनका, तो टीथ की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। जीभ जो है वो टीथ को टच करती है। जब जीभ आपकी मूर्धा को टच करेगी तो
ट ठ ढना न लिखेंगे। और जब जीभ आपकी तालु को टच करेगी तो कौन से अक्षर निकलेंगे? ई च छ ज झ य श। अब है ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं लिप्स को। तो ओष्ठ से जो लेटर निकलते हैं वो उ, प, फ, ब, भ, म। फिर है नासिका, नोज। तो सारे वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं यम, यम, ण, न, म, ये जो है ये नासिका है। अब प्रश्न उठता है कि अभी तो हमने ये कहे कि ये वाली जो लेटर हैं, ये वाले 5वें अक्षर जो हैं, ये इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए कि अभी तो हमने बताया क वर्ग का लास्ट लेटर जो है वो कंठ है, उसका उच्चारण स्थान, और च वर्ग का य जो है वो भी है। तो ये जो लास्ट लेटर है ना, इनके 2 उच्चारण स्थान माने गए हैं। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन से वर्ण ऐसे हैं इसमें से कि जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो पंचम अक्षर हैं, जो 5th लेटर है ना हर ग्रुप का, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, और ण का कंठ और नासिका दोनों हैं, य का तालु और नासिका दोनों हैं। नासिका क्यों है बच्चों इनका? क्योंकि नोस में ऐसे लिखते हैं, नाक से बोलते हैं मंजू, संजना, अंजन। अब है हमारे पास कंठ तालु। कंठ तालु ऐसे अक्षर हैं ए आई जिनको बोलने के लिए हमें कंठ पर भी प्रेशर पड़ता है। कंठ कहते हैं गले को, यानी थ्रोट। गला होता है ना हमारा बच्चों, गला। और तालु तो मैंने आपको अभी समझाया ही। ठीक है, तो तालु और कंठ इन दोनों का यूज होता है बोलने में। ए आई, ए आई, ए आई, ए आई। तो जीभ जो है ऊपर के तालु को भी टच कर रही है और गले का भी उसमें प्रेशर जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। अब कंठ जो है, ये देखा आपने, कंठ का है मान लीजिए ये अ, और इसका है ई, तालु का। तो हमने जो संधि सीखी थी, तो अ प्लस ई क्या बनता है बच्चों? याद कीजिए, संधि करी थी ना हमने, ई। याद आया? अ प्लस ई क्या है? ए। राजा प्लस ईश, राजेश। याद आया ना? तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो एक और आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। अब है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में ओ और औ। अब देखिए, जो अ लेटर है और ये उ लेटर है। अ लेटर और उ लेटर, इनको मिलाकर क्या बन जाता है? ओ। पर प्लस उपकार क्या बनता है बच्चों? परोपकार। सीखा था ना हमने संधि। तो जिनका अगर संधि का कुछ याद ना आ रहा हो, तो संधि की मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं बच्चों। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपको स्वर संधि में मिल जाएगा। तो अ का उच्चारण स्थान क्या देखा हमने यहाँ पर? कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या देखा? ओष्ठ। और अ प्लस ऊ मिलकर बना ओ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये जो ओ और औ का कंठोष्ठ कैसे हुआ, समझ में आ गया आपको? अब है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में है व। अब व बोलकर देख लीजिए। व अक्षर आप बोलोगे
तो जीभ दंत को भी टच करी, यानी टीथ को भी और ओष्ठ को भी। व व व बोलकर देखिए, व। तो दांत, जैसे हम किसी को कहते हैं वाह 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 कितना अच्छा है, तो वाह बोलने में क्या है, आपका टीथ और लिप्स दोनों की मूवमेंट हो जाती है, वाह। तो बच्चों ये उच्चारण स्थान अच्छे से याद होने चाहिए। इनको उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए सूत्र होते हैं। ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर अ है और ये क वर्ग है और ये ह है और अह, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ बच्चों, कंठ हो गया। ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अ क ह और विसर्ग, ये जो कु कहने से क्या हो गया, कु का मतलब क्या है, पूरा क वर्ग। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ये एक सूत्र आप याद कर लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आ क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, आ, तो ना तो लिप्स टकरा रहे हैं ना वो टकरा रहा है आपका मूर्धा और तालु, कुछ नहीं, गले का ही सारा काम है। आ ई बोलोगे तो तालु आ जाएगा फिर, तो आ का खा गा घ ण, ये अक्षर जब बोले जाते हैं तब कंठ का प्रयोग होता है। कंठ कहते हैं गले को। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो पूछा जाए किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो आपको क्या याद आ जाएगा, आ का वर्ग और ह और विसर्ग। अब है तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, देखिए ये है कंठे वर्ण और इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठे वर्ण कौन से हैं, आ क वर्ग ह और विसर्ग। क वर्ग कहने से पूरा हो जाएगा क ख ग घ ङ, ठीक है। फिर है तालु। तालु उच्चारण स्थान किन वर्णों का है, इच्युषाणाम तालु, ई और ई दोनों हो जाएंगे। फिर चू कहने से क्या हो जाएगा, च वर्ग। च वर्ग कौन सा हो जाएगा, च छ ज झ य। और फिर शानाम मतलब श, ई हो गया, ई। फिर चू मतलब जहां पर ये ऊ की मात्रा आ जाएगी उसका मतलब वो पूरा का पूरा ग्रुप है। और फिर य और श, तो ई हो गया, च वर्ग हो गया, य हो गया, श हो गया। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, जो कि हमने यहां पढ़ा था। देखो ये ना ई च छ ज झ य और श, आप किसी भी ढंग से याद कर सकते हो। हमारे बॉडी में जो डाला है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गॉड ने फिट कर रखा है, उसी का अकॉर्डिंग ही तो वर्णमाला बनी है। ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आ ई ये जो है स्वर ही तो हैं सारे, जैसे आप वर्णमाला में स्वर होते हैं इसी टाइप से तो लगे हुए हैं। आ ई री री उ ए ऐ ओ औ। और यहाँ पर का खा ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, और सारी अणे लास्ट में डाल दिए गए हैं। और यर अलावा तो ग्रुप आप पढ़ते ही हो, हिंदी वर्णमाला हो या संस्कृत वर्णमाला हो। और ये श श स ह लास्ट में लिखे जाते हैं ना ये। फिर है मूर्धा। मूर्धा हमने बताया था ना, अगर हम देखते हैं सबसे पहले फेस आता है तो फेस पर जो है लिप्स होते हैं,
लिप्स को अगर खोलोगे तो टीथ दिखाई देंगे। फिर अपर टीथ से अंदर की तरफ जो पार्ट है उस पर जाएंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले मूर्धा, और मूर्धा से थोड़ा और इंटरनल इंसर्ट होगा तो बनेगा तालव्य। तो ये है तालु। तालु में कौन से हो गया? ई चवर यश। फिर उसके बाद मूर्धा। मूर्धा में क्या आएंगे? ऋटुर्षाणाम मूर्धाम। ऋटुर्षाणाम में पहले री आ जाएगा, टू कहने से क्या आ जाएगा? टवर। जहाँ पर भी ऊ की मात्रा हो उसका मतलब जिसमें भी लगी है उसका पूरा वर्ग हो गया। टू का मतलब टवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, कू का मतलब कवर्ग। फिर है शाणाम में क्या मतलब हो गया? श। ऋटुर्षाणाम ट र और श। ट र श मतलब टू मतलब पूरा टवर्ग होगा, ट ठ ड ढ ण, और फिर र और फिर श। मूर्धा भी बताया था आपको। लिप्स हुए, लिप्स के अंदर की साइड अगर हम जाते हैं तो टीथ दिखते हैं। ठीक है, जब भी लिप्स हमारे खुलते हैं बोलने के लिए तो सबसे पहले हमारे को क्या दिखते हैं? टीथ दिखते हैं। फिर टंग के अपर जो टीथ का जो अपर साइड जो पार्ट होता है, जब जो टंग बीच में होती है ना दोनों टीथ के बीच में, तो जो टंग का अपर पार्ट को जब टीथ बोलने के लिए जब हमारी टंग टच करती है तो पहले आता है मूर्धा। और इसको बोलने में अक्षर क्या होते हैं? पीछे की जो हमारी टंग होती है पीछे की तरफ फोल्ड होती है, जैसे र, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये पीछे की तरफ मुड़ती है जीभ। लेकिन जब तालु वाले अक्षर बोले जाते हैं तब वो चिपक जाती है, जैसे ई, च, छ, ज। तो तालु में एकदम वो उसको टच करके वहीं पेस्ट कर देती है, और जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं उनमें थोड़ा सा पीछे की तरफ ये फोल्ड हो जाती है। तो लेटर में भी देखो कितना फोल्ड हो रहे हैं, ट, र, श। तो ये री, टवर, र और श वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और ये कहे जाते हैं मूर्धन्य। फिर है दंत यानी कि टीथ। तो टीथ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? लृतुलसानाम दंतः। तो ली, तू का मतलब तवर्ग, तू लिख दिया ना, पर तू का मतलब क्या होगा बच्चों? तवर्ग। तो जिसके साथ भी ये तवर्ग हो गया, और सा नाम मतलब स। नाम जो लिखा है तो षष्ठी बहुवचन हो गया। ठीक है, दंतः मतलब दंत, इनका उच्चारण स्थान है दंत। लृतुलसा नाम दंतः। अब है ओष्ठ्य के लिए कौन कौन से वर्ण हो गए? ऊ, पावर्ग और उपधमानीय और अर्धविसर्ग। तो इसमें कौन कौन से हो गया? पू। पू कहने से क्या हो गया? इसमें पू कहने से क्या हो गया बच्चों? पावर्ग। ठीक है, तो ये पू जो है ये पावर्ग से कंसर्न है। ये हो गया पावर्ग। तू से तावर्ग, पा से पावर्ग। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है नासिका का वर्ण माना जाता है। यमणाना नाम नासिका, जो अभी हमने बताया था आपको। तो जो हर वर्ग का लास्ट लेटर है उसका उच्चारण स्थान दो माने गए। एक तो वो जिस वर्ग में आ रहा है वो वर्ग का, और दूसरा नोस। तो अर्थात वह वर्ण अपने मूल उच्चारण के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं। और अगर हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करना हो, मान लो अगर पूछा जाए कि कौन सा है इसमें से, तब आपको नासिका का सही चुनाव माना जाएगा। देखो ये प्रश्न किसी तरह से भी घूमकर आ जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इन लेटर में से बताओ कि किसके उच्चारण स्थान दो हैं, ठीक है, और उसमें से आपको किसी भी वर्ग का फिफ्थ लेटर दे दिया जाए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाता है कि इसके दो उच्चारण स्थानों में से कौन से को आप परफेक्ट मानेंगे, तब आप इसको नासिका का सही चयन करना। अब है कंठ तालु।
तो ए दे तौ कंठ तालु, ए दे तौ, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ तालु। ये अ प्लस ई से बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। अ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ, और ई का तालु, तो अ प्लस ई मिलकर ए बना, तो इनका उच्चारण स्थान भी तो मिक्स होकर ही बनेगा बच्चों। तो कंठ और प्लस तालु मिलकर क्या बन गया? कंठ तालव्य। तो ये कंठ तालव्य वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठोष्ठ कौन से होते हैं? ओदोतो कंठोष्ठम। ओदोतो का मतलब क्या है? ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। देखो, अ का कंठ हो गया, उ का ओष्ठ हो गया, और कंठ प्लस ओष्ठ क्या बनेगा? कंठोष्ठ। अ प्लस उ ओ ही तो होता है, जैसे पर प्लस उपकार पर उपकार। दंतोष्ठ किसका है? व का। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का, यानी वकार मतलब व का दंतोष्ठ होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। व का बहुत बार पूछा जाता है। अब ये तो हमने सीखे थे उच्चारण स्थान। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, हमने ये पढ़ा था कि जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक जैसा हो उनको हम सवर्ण कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था बच्चों, उच्चारण स्थान पढ़ा था। अब हम करते हैं प्रयत्न को। प्रयत्न कहते हैं ना, एफर्ट, कोशिश। तो वर्णों के उच्चारण करने का जो एफर्ट होता है ना, उसको हम प्रयत्न करते हैं। जिसे कहते हैं ना, इसने बहुत कोशिश करी काम करने की, वो है किसी काम को करना। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी वर्ण का प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो किसी लेटर को प्रोनाउंसिएशन करने की जो एफर्ट होता है ना, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। तो ये प्रयत्न 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर जो इंटरनल एफर्ट होता है। तो अभी जो हम उच्चारण स्थान कर रहे थे, उसमें हम इंटरनल एफर्ट की बात करेंगे, बाह्य प्रयत्न की बात अभी नहीं करेंगे। तो इंटरनल एफर्ट जो होता है, किसी भी वर्ण को हम करते हैं, तो उसके लिए होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट होता है कि टच करना, तो ये स्पर्श वर्णों का होता है। और स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं हमारे? जो हमारे ये हमने करा था ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श है। स्पर्श मतलब टच करता है। क, ख, ग, घ, तो ये स्पर्श वर्ण है। स्पर्श कहते हैं टच करने को। तो ये हमारे 5 वर्ग आ जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग जो हैं हमारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं स्पर्श? क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन करने से कहीं ना कहीं टच करना पड़ता है। कोई सा भी लेटर बोल लीजिए, क, ख, ग। अब अ बोलते हैं ना, तो जीभ किसी को टच नहीं करती अ में। आ, मुंह खुला का खुला ही रहता है। लेकिन जब हम बोलते हैं च, ई, ट, ठ, देखिए कितना फर्क आ रहा है इसमें। क, ट, प। ईषद स्पृष्ट। ईषद कहते हैं कुछ, लिटिल बिट। स्पृष्ट कहते हैं स्पर्श करना, कुछ स्पर्श करते हैं। वो कौन से लेटर होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। इसमें पूरा टच नहीं करते हैं, हल्का हल्का टच होता है। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण कहला जाते हैं। अब है ऊष्म वर्ण। ईषद विवृत। ईषद होता है कुछ, और विवृत मतलब खुलना।
तो मुंह थोड़ा सा कुछ कुछ खुलता है। ईषद स्पृश में कुछ कुछ टच हो रहा है, ईषद विवृत में कुछ कुछ खुल रहा है। और इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि गर्म हवा निकलती है, ये हीट जनरेट करते हैं, तो एनर्जेटिक हैं। जैसे श, श, स, ह, और विवृत सभी स्वर आ जाते हैं। विवृत मतलब स्वर, ऑल्ट स्वर, जैसे आ, ई, ऊ। तो इसमें सारे स्वर जो होते हैं वो स्वर विवृत होते हैं। विवृत मतलब पूरा मुंह खुल जाता है। लेकिन एक ऐसा स्वर है, वो संवृत है। संवृत कहते हैं कि मुंह बंद होकर फिर खुलने से अ। जब भी आप आ बोलोगे तो पहले लिप्स को दोनों को टकरा के बंद किया जाएगा, फिर खोला जाएगा। बोलिए अ अ अ आ बोलते हो तो पूरा मुंह खुल जाता है। तो अ जो है वो संवृत है, और आ, ई वो विवृत है। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि अ को संवृत माना गया है, ठीक है, लेकिन ये संवृत केवल प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से माना गया है। जब हम इसका ग्रामेटिकल यूज करेंगे तब हम इसको विवृत मानेंगे, केवल उच्चारण की दृष्टि से इसको हम संवृत मानेंगे। और जब हम कोई ग्रामेटिकल वर्क करने जा रहे हैं, ग्रामेटिकल वर्क माने जैसे कि हमने एक संधि करनी है, तो हम करते हैं हिम प्लस आलय। तो हिम में जो म है ये म है प्लस अ है, तो ये अ लेटर हुआ, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो गया। तो जब हम ग्रामेटिकल कोई वर्क कर रहे हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं, ग्रामेटिकल कोई ग्रामर में कोई संधि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब तो हम इसको मानेंगे बच्चों विवृत। खोल कर हम इसका प्रयोग करें, अ को हमने आ के साथ मिलकर आ कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, केवल वर्बली इसका जो होगा यूज वो होगा संवृत। संवृत कहते हैं जिसे मुंह पहले बंद हुआ फिर खुला। जैसे आप बोलकर देखिए आ, तो पहले आप दोनों होठों को बंद करेंगे फिर खोलेंगे आ आ आ आ। लेकिन जब आ बोलते हैं ना तो दोनों होठों को बंद नहीं करते, सीधा ही पूरा का पूरा मुंह खुल जाता है। आ होता है ना, ओपन योर माउथ, आ। लेकिन जब आपसे कहा जाए अ बोलो तो कैसे बोलोगे? अ, मतलब पहले आपने लिप्स अपने आप बंद कर लोगे फिर खोलोगे। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को कहते हैं संवृत। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका उच्चारण स्थान और जिनका प्रयत्न सेम होगा उन्हीं को हम सवर्ण कहेंगे। और साथ में हमने क्या सीखा? जो री और ली हैं इनका उच्चारण स्थान सेम ना होते हुए भी इनको हम सवर्ण कहेंगे, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र यहाँ पर दे दिया गया, रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। मिथा होता है आपस में, ये एक नियम बना दिया गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि री जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम ना होने पर, ठीक है, जो री का उच्चारण स्थान दूसरा है, री का उच्चारण स्थान दूसरा है। देखिए यहाँ पर री का है दंत और री का है मूर्धा, दोनों का उच्चारण स्थान अलग है ना, लेकिन इसको उच्चारण स्थान अलग होने के बावजूद भी इनको सवर्ण क्यों माना गया है? तब आप कहेंगे कि इस सूत्र के कारण रील री वर्णयोर मिथा
सावर्ण्यम वाच्यम। मिथा कहते हैं परस्पर यानी कि आपस में। रील रे वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। तो बच्चों ये है हमारे संज्ञा सूत्र जो आज हमने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा। तो ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए तभी हम आगे कर पाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।